नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। 2 साल मोदी सरकार, जी हां, न्यूज 24 का कॉन्क्लेव जो लगातार सुबह 11 बजे से आप लोग देख रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार के तमाम बड़े दिग्गज पहुंचकर अपने 2 साल की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। अभी इस समय अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं, देश के वित्त मंत्री, सुनते हैं। ये सवाल भी पूछता है सर कि देखिए, एनपीएस की बात करें, विजय माल्या बैठे हुए हैं लंदन में, 9,000 करोड़ रुपए ले गए। एक आम आदमी पैसा मांगने जाए, बैंक पैसा नहीं देता। आपका एक किस्त 100 रुपए की भी कहीं पे बाउंस कर गई है तो 15 कॉल आ जाएंगे आपके पास, आपको धमकी भरे कॉल भी आने लगेगी। आम आदमी ये कह रहा है कि सरकार बड़ी फिश पर, बड़ी मछली पर हाथ डालने से गुरेज क्यों कर रही है? उन पर हाथ डालिए, हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो ये किसने आपको कहा कि बैंक से उस पर हाथ नहीं डाल रहे? पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो इसलिए एक बनावटी प्रश्न पूछ लेना तो फिर कहना कि उसका उत्तर नहीं है, ये तो अपने आप में उचित नहीं है। मतलब जितना प्रयास बैंकिंग सिस्टम, आपको एक बात कल्पना है कि हिंदुस्तान के जो बैंक्स हैं, लगभग एक व्यक्ति के द्वारा दायर किए गए उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करना और उससे क्लेम करना 150 से ज्यादा अदालतों में उसके खिलाफ लड़े हैं। इस देश की जो प्रमुख 2 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जहां जहां कानून का उल्लंघन हुआ है उसके हिसाब से पूरी कार्रवाई कर रही हैं। वो व्यक्ति कहता है कि आप क्या आवश्यकता से अधिक कर रहे हो, और इसलिए वो संकल्प उन्होंने लिया हुआ है, बैंकिंग सिस्टम ने भी और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने, कि इस तरीके से अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम का माहौल कोई उड़ा दे, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर एनपीएस 4.25 लाख करोड़ से ऊपर हो गई, ये तो सच है ना सर? नहीं, उसका कारण आपको मालूम है ना क्या है? उसके 2 कारण हैं। एक छोटा कारण ये है, छोटा कारण मैं बताऊं कि कुछ केसेस में जहां लोन नहीं दिए जाने चाहिए थे वो दिए गए जी, और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो बहुत ज्यादा कुछ लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट भी होगा, होना भी चाहिए। दूसरा कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स में जो इकोनॉमिक स्लोडाउन आया पिछले 5-6 वर्षों में, उस सेक्टोरल स्ट्रेस की वजह से बैंक्स की बैलेंस शीट्स पे उसका असर पड़ा। इसको ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। और इसमें मैं सबसे ऐसे स्वाभाविक आपको उदाहरण के बताऊं, स्टील सेक्टर में इस देश के अंदर स्लोडाउन आया क्योंकि चाइनीज स्टील सस्ते दाम पे आ रहा था, हमारा स्टील बनना कम हो गया और बिकना कम हो गया। तो स्टील की कंपनियां जब नीचे डूबने लगी तो उनके उधार का जो असर था बैंक की बैलेंस शीट पे हुआ। ऐसे 6 सेक्टर्स थे जिनका मूल इस प्रकार का प्रभाव था। स्टील का सेक्टर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का था, डिस्कॉम्स का था, थोड़ा शुगर का था, ये इस तरह के वो सेक्टर्स थे। खेद इस बात का है कि इनमें से सेक्टोरल स्ट्रेस को एड्रेस किया जाए, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पिछले 1.5 साल में एक सेक्टर के संबंध में हम लोगों ने सेक्टोरल स्ट्रेस हटाने के लिए काम किया। सेक्टर्स की बात सर ठीक है, मेरा पॉइंट बिल्कुल नहीं, मैं बीच में संदीप आपको रोक रही। मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि अरुण जी, क्या होता है कि आज अगर आप बैंक के मैनेजर के पास जाएं तो वो डरा सहमा है, उसे लगता है कि अब मैं कोई लोन दूं, अब मैं किसी को फंड करूं, उचित प्रश्न है, तो मैं कहां जाऊंगा? उसके बचाव के लिए क्या? क्योंकि उसे कुछ अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाऊंगा, क्योंकि एक तरफ एनपीए का इतना बड़ा बोझ है और दूसरी तरफ प्रेशर ये है कि सरकार को इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो कैसे वो बेचारा बीच में फंसा है? उसकी वजह से समस्या नहीं है। बैंक्स की जिम्मेवारी है कि ग्रोथ को सपोर्ट करना। बैंक लोन दे, उसमें अपने आप में कोई बुराई नहीं है। जो आपकी कंपनी है, स्वाभाविक है कि आपने बैंक से उसकी फंडिंग ली होगी, उसी की वजह से आपने 1000-2000 जॉब्स क्रिएट किए होंगे, इकोनॉमी तो उसी से ग्रो करती है। बैंक का पैसा आपको देना है, वो अपने आप में गलत नहीं है, उससे तो ग्रोथ होती है। जब उस पैसे पे आप ब्याज भी नहीं दे सकते और पैसा नहीं लौटा सकते और वो एनपीए बन जाए तो चुनौती तब आती है। आज की इस परिस्थिति में जो बैंक्स की समस्या सेक्टोरल स्ट्रेस की वजह से है, वो धीरे धीरे अपने आप में हल हो रही है, हो जाएगी। लेकिन अधिकारियों पे जो दबाव है कि हमारे समाज का एक मैच्योर एटीट्यूड हो, और उस मैच्योर एटीट्यूड में मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं। इसमें संसद की बहस,
कि सारे बैंक के उधार अपने आप में बहुत खराब हैं। मीडिया का इसको हाईलाइट करना जैसे कि सारा का सारा बैंकिंग लोन अपने आप में करप्ट लोन है। तीसरा, अब इसमें कोर्ट भी कूद गया है कि एनपीए की समस्या हम हल करेंगे। तो इन सब व्यवस्थाओं का जो नॉर्मल बैंकिंग कॉमर्शियल डिसीजंस हैं, और इसलिए मैं बार बार पिछले कुछ दिनों में कह रहा हूं कि हमें बैंक्स को एम्पावर करना है कि इन सब केसेस में और विवादित केसेस में भी बैंक्स बैंकिंग और कॉमर्शियल कंसिडरेशंस के ऊपर अपने निर्णय लें, सेटलमेंट्स करें, क्योंकि उसी से बैंकिंग व्यवस्था दुनिया भर में चलती है। केवल कोर्ट का, पार्लियामेंट का, मीडिया का, कोई मेरे खिलाफ क्या लिखेगा, इस तरह के दबावों के आधार पर बैंकिंग व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं चलती। अरुण जी, बैकिंग से ही एक रिलेटेड सवाल है। जो हेड बैंक है आरबीआई, उसके गवर्नर की बात चल रही है कि उनको कहीं हटाया जाएगा, उनको क्या एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई खबर दे जाइए कि वो उनको एक्सटेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनको हटाया जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, ये विषय सार्वजनिक चर्चा के नहीं होते और मैंने पहले भी इन विषयों पे सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की और मैं आज भी सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूंगा। पर आपके सांसद तो सीधी सीधी बात कह रहे हैं। आपके आप उन पे जाते हैं तो लोग टिप्पणी करते अरे हैं, लेकिन वो चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने तो चिट्ठी लिखी है कि इनको हटा देना चाहिए, इनके कारण देश की इकोनॉमी खराब हो गई है। आप कौन क्या लिखता है वो व्यक्ति के अपने दायरे में आता है। जिस पद पे मैं बैठा हूं, ये उचित नहीं है कि मैं इन विषयों पर सार्वजनिक चर्चा करूं। एक अरुण जी, थोड़ा सा आर्थिक मसलों से हटकर, क्योंकि आप सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, अब पिछले कुछ दिनों में आपने पाया होगा कि बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, पश्चिम बंगाल की बात हो। पश्चिम बंगाल चुनाव में तो एक मीडिया हाउस पर सीधे सीधे हमला बोला है ममता बनर्जी ने। अब मीडिया इज द वॉच डॉग बट द डॉग इज बीइंग हाउंडेड। इस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, इस देश का मीडिया प्रायः स्वतंत्र है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, कई बार राज्यों में होती हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय होती हैं। लेकिन इस सवाल के जवाब में मैं इतना कहना चाहूंगा कि डिबेट को सिलेक्टिव मत रखें। आज मीडिया को कोई सेंसरशिप लगा सकता है क्या? स्पष्ट अक्सर स्वतंत्र होंगे, आलोचक भी होंगे, तो मीडिया में हर एक की स्पेस है। लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों में इस पर टिप्पणी की है और मुझे ये जो नया तरीका मीडिया मैनेजमेंट का आया है, ये अपने आप में सबसे चिंतनीय लग रहा है और मैं उसको स्पष्ट करूं। और मैंने ये कहा, सरकार के हाथ में जो ताकत होती है, और ये केंद्र में भी होती है, राज्यों सरकारों में भी होती है, और ये नई परंपरा बन रही है, सिलेक्टिव या एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग, और उस सिलेक्टिव और एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग का प्रयोग करना पुरस्कार देने के लिए या विक्टिमाइज करने के लिए, यह पहली बार इस देश में इस बड़े पैमाने पे हम देख रहे हैं। सो व्हेन डज सिलेक्टिव एंड एक्सेसिव एडवर्टाइजिंग ट्रांसग्रेस इनटू पॉलिटिकल ब्राइबरी? आप तो केजरीवाल साहब की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे? मैं आपको मेरा इशारा समझ में आ रहा है और मुझे खेद इस बात का है कि इस देश में मीडिया की निष्पक्षता की दुहाई देने वाले, संपादकीय और कॉलम लिखने वाले, वो सब इस घटना पे शांत है। इस डबल स्टैंडर्ड्स के साथ मीडिया की निष्पक्षता डिफेंड नहीं हो सकती। जी, एक सवाल आप जी बस एक, वो लेडी पीछे जी, एक दो सवाल। नमस्कार सर, पहले मैं बधाई देना चाहूंगी मोदी सरकार को 2 साल के और आपके। मेरा एक बहुत निष्पक्ष और बड़ा खरा सवाल है जनता की तरफ से। अभी चूंकि साहब ने प्रश्न उठाया माल्या साहब का, तो मैं पूछना चाहूंगी कि ऑलरेडी आप लोग सरकार में आए, आपका एक बहुत प्रभावी मुद्दा था कि आप काला धन वापस लाएंगे। 2 साल में काले धन तो खैर वापस नहीं आया, लेकिन गाये बगाए देश का सफेद धन बैंकों के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी मछलियां ले गई। तो अब आपकी सरकार से हम ये अपेक्षा रखें। देखिए, आपको जानकारियों का अभाव है। नहीं, जानकारियों का नहीं, हम ये पूछ रहे हैं अगर वो नहीं आया, जानकारी दे दूं तो ताकि आप ये दोबारा इस प्रकार से अभाव ना रहे। किसी सरकार ने जो कदम हमने उठाए हैं 2 वर्ष में, अगर आप मुझे बतला दें उसका 1% भी उठाया हो,
सबसे पहले हम पावर में आए तो फॉरेन बैंक अकाउंट्स लिंचनस्टाइन की डिटेल्स आई। 100% लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनके असेसमेंट्स कंप्लीट किए, प्रोसिक्यूशंस फाइल किए। उसके बाद एचएसबीसी की डिटेल्स आई 6,500 करोड़ की, सबके असेसमेंट्स कंप्लीट किए, सब पे प्रोसिक्यूशंस फाइल किए। उसके बाद हम लोगों ने कोई काला धन अगर बाहर, तो अगर वो 100% पेनल्टी देता है टैक्स के साथ साथ, तो वापस ले आए, कंप्लायंस विंडो दिया, कुछ लोग वापस लाए, टैक्स दिया, जो नहीं लाएगा उसको 10 साल तक सजा होगी, ये कानून पारित किया। उसके बाद पनामा डॉक्यूमेंट्स आए, एक एक व्यक्ति जिसका नाम आया है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन काफी आगे है कि किसका लीगल था आरबीआई परमिशन से, किसका बिना अनुमति था। कोई एक व्यक्ति नहीं है जो उसमें छोड़ा हो। जी। पिछले वर्ष में 71,000 करोड़ का टैक्स इवेजन केवल हमारे डिपार्टमेंट्स ने असेस किया। उसके बाद अब 1 जून से आरंभ हो रहा है कि किसी के पास डोमेस्टिक ब्लैक मनी है और उसने इनकम एस्केप किया है, तो टैक्स के साथ 50% पेनल्टी देकर डिक्लेयर करें। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि उस सरकार का नाम बताइए जिसने इस सारे कदमों में से, इन प्रोसिक्यूशंस और स्टेप्स का कोई आधा % भी इसके मुकाबले सर, यहाँ तो सरकार की बात और इसलिए जानकारियों के का उठा था। एक साहब ऑलरेडी एक दिल्ली की जेल में बैठे हैं और हम आज तक वेट कर रहे हैं अपने पैसे वापस आने का। एक नया हो गया। इसलिए ब्लैक मनी को स्क्वीज करना, अब इस प्रकार के कदम हम लोगों ने उठाए कि 2 लाख रुपए से ज्यादा कोई परचेज करेगा पैन कार्ड देना पड़ेगा। बहुत लोग डेलीगेशंस लेकर मेरे पास आए हैं कि ये बहुत कड़ा कदम है, लेकिन हम उस पर अड़े रहे। देश भर के अंदर मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि पहली बार एक लग्जरी आइटम जिसको लोग मानते थे टैक्स एग्जेम्प्टेड रहना चाहिए, ज्वेलरी, और मैं अकेले अड़ा रहा कि लग्जरी आइटम्स कैन नेवर बी टैक्स एग्जेम्प्टेड। इतने बड़े एजिटेशन को हमने फेस किया, वैसे लग्जरी एक के बाद एक, और मुझे खेद है कि जिनको सूट बूट से चिंता थी वो सोने के पक्ष में खड़े हो गए। ये एक डबल स्टैंडर्ड्स थे, और इतने कदम हम लोगों ने 2 वर्षों में इसको स्क्वीज करने के लिए उठाए हैं, और इसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के ऊपर जो असर पड़ेगा कि पैरेलल इकोनॉमी को स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के अंदर लाना, वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल रहने वाला है।